मॉर्निंग क्लास आर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा स्टार्ट करता हूं आज अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 5 जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चैप्टर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में कहेंगे गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ओके। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर किस केंद्र को गुरुत्व केंद्र कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई और ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर भार होगा W होगा। W क्या होगा, m इंटू जी होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो आपको भार देता है। ठीक है, वेट। ठीक, भार क्या है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पर्सन का, किसी भी सब्सटेंस का कुछ वेट होता है, ठीक, कुछ भार होता है। अगर उसके टोटल भार, उसका जो कुल भार है, उस भार को हम एक पॉइंट पर कंसीडर करें। किसे मान लिया, अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, ठीक है, सही, ये डस्टर है तो ये क्या, एक सॉलिड है, ये क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। इसमें कुछ भार होगा तो हम क्या करें, इसकी जिसका जो कुल भार है, हम क्या करें, एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करें, एक ऐसा बिंदु इसके सरफेस पर या इस ऑब्जेक्ट में ले जिस पर इसका टोटल भार क्या हो, एक पॉइंट लोड की तरह कार्य करे। कैसे, बिंदु भार की तरह। ऐसे मैं बिंदु भार आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। बिंदु भार क्या होता है, ऐसा भार जो किसी एक बिंदु पर क्या हो, लगा हो या कंसंट्रेटेड हो। जैसे ये आपकी बीम होती है, बीम में पढ़ाया था, ये आपका क्या है, धरन है, बीम है, ये दो सपोर्ट्स पर टिका हुआ है। जैसे घर का छत देखेंगे तो ऊपर आपको बीम दिखाई देगी। ठीक है, तो दो किनारों पर क्या होता है, दीवारों के सहारे या ज़मीन को उसको कॉलम उठा के उसको सपोर्ट करते हैं, तो वही दो सपोर्ट ये मान लीजिए। और ये पूरी बीम पर क्या होता है, यहाँ में छत का भार पर लगा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस बीम पर एक अकेला भार हम लगा दें। ठीक है, तो अकेला भार ये जो लगा है, एक बिंदु पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, एक बिंदु पर संकेंद्रित है, तो ऐसे भार को क्या कहेंगे, बिंदु भार। तो वैसे ही क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पर्सन का जो टोटल वेट है, हम क्या करें, उसको बिंदु भार के रूप में किसी एक बिंदु पर कार्य करता हुआ अगर मान लें, तो जो वह बिंदु होगा जिस बिंदु पर उस ऑब्जेक्ट का कुल भार, टोटल भार एक बिंदु भार की तरह व्यवहार करते हुए या संकेंद्रित या कार्य करते हुए माना जाए, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। क्लियर है फिर से? ठीक है, क्या कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कुल भार किसी एक बिंदु पर बिंदु भार की तरह कार्य करता हुआ माना जाए, तो वह बिंदु या वह केंद्र गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो बात सुनेंगे, वह बिंदु जहाँ किसी पिंड का समस्त भार या कुल भार एक बिंदु भार के रूप में कार्य करता हुआ माना जा सके, तो उस बिंदु को, उस केंद्र को, उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का पूरा PDF मैंने आपको जो है पहले ही ग्रुप में शेयर करा दिया था। आज केवल क्या करेंगे, आज समझेंगे। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र क्या हुआ, वह बिंदु जहाँ किसी पिंड का कुल भार या समस्त भार एक बिंदु भार के रूप में कार्य करता हुआ माना जा सके, उस पिंड का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सुना होगा, साथ में आपने सुना होगा कि एक चीज़ क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने एक बिंदु सुना होगा, एक टॉपिक है क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में क्या डिफरेंस है, सेंट्रॉइड कब यूज करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक या परिकेंद्र। क्लियर, क्या कहेंगे, केंद्रक या परिकेंद्र कहेंगे। तो लगभग एक जैसा वर्ड लग रहा है। अगर आपने जनरल लाइफ आपने सुना होगा, डे टू डे जो हमारा एक जीवन है, चल से कि हमारे पर डे जो जीवन हम जी रहे हैं, इसके अंतर्गत आम बोलचाल की भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड है ये। ठीक है, इसका केंद्रक है। तो आखिर सेंट्रॉइड और गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। तो सेंट्रॉइड समझते हैं क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्व केंद्र पर टोटल भार एक बिंदु भार के रूप में कार्य करता है, लेकिन जो सेंट्रॉइड है इस पर क्या होता है, किसी भी ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार का क्या मतलब है, जियोमेट्रिक जो शेप हैं, जियोमेट्रिक शेप्स कौन कौन से होते हैं, आपका ट्रायंगल है, स्क्वायर है, देखिए क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसी और भी जो ज्यामितीय शेप आप जानते हैं,
जो ऐसे शेप्स हैं, जो ये शेप्स होती हैं, तो ऐसे शेप्स के पास क्या होता है, सिर्फ एरिया होता है। त्रिभुज का आपने क्या होगा, त्रिभुज का आपने जो है भार या आयतन की बात कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, भुजाएं होती हैं। ठीक है, भुजाएं होती है, इसलिए क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, सिर्फ क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो ऐसी ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल जिस बिंदु पर कार्य करता है या जिस केंद्र पर कार्य करता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर है, सिंपल सी बात। अगर कोई पिंड है, उसका समस्त भार जिस बिंदु पर एक बिंदु भार के रूप में कार्य करेगा उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र कहेंगे। अगर कोई ज्योमेट्रिक शेप है या ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, टोटल क्षेत्रफल होगा, जिस बिंदु पर या जिस केंद्र पर कार्य करेगा उसे सेंट्रॉइड कहेंगे। क्लियर, दो टॉपिक क्लियर हुआ आपका, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, अब ये समझेंगे गुरुत्व, क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें सेंट्रॉइड भी हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो। तो यही समझेंगे कि आखिर गुरुत्व केंद्र का प्रयोग कहाँ करेंगे और केंद्र क्या परिकेंद्र का कहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पिंड क्या है, जो मैंने शुरू में कहा था कि किसी पिंड का, तो पिंड क्या है, ये जो हमारा बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका सॉलिड होता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें आपका आयतन पाया जाएगा। आयतन का मतलब क्या, वॉल्यूम पाया जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम पाया जाएगा। तो कभी आपने त्रिभुज या चतुर्भुज का वॉल्यूम आयतन नहीं सुना होगा, आपने केवल क्षेत्रफल सुना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेंडर की, सिलेंडर समझते हैं, बेलन कहते हैं हिंदी में। इस स्फीयर की बात करूँ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गोला कहते हैं। तो इनका आपने क्या सुना होगा, आपने इनका आयतन भी सुना होगा। ठीक है, जैसे बेलन हो गया, बेलन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले कितना होता है, जैसे इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, आर इसका रेडियस है। गोला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, आर क्या है, गोले का, जैसे हमारा बॉल होता है। ठीक है, लेकिन बॉल क्या है, वो अंदर से खोखला होता है। तो यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात, कैसे मान लीजिए कोई लोहे का गोलाकार शेप का कोई चीज़ अंदर से पूरा क्या भरा हुआ, सॉलिड हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। स्फीयर का मतलब गोला मतलब क्या, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि पिंड हमारा था, तो उस केस में गुरुत्व केंद्र का जो है चर्चा किया जाता है। और लेकिन अगर ज्यामिति कोई शेप है, कोई ज्यामिति शेप है, जैसे होता है त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, तो ऐसी जो है अब क्या बोलते हैं, शेप्स के केस में हम लोग सेंट्रॉइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पिंड जैसी आकृतियों के लिए गुरुत्व केंद्र होगा, और जबकि ऐसी आकृतियों के लिए, ऐसे शेप्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेंट्रॉइड का यूज करेंगे। क्लियर है, ये हो गया कहाँ गुरुत्व केंद्र होगा, इन दोनों की परिभाषाएं क्लियर हो गई, कहाँ कहाँ ये प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आज के ही वीडियो में मैं इसको पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करूंगा, आपका पूरा थियोरेटिकल पोर्शन, और एक आग लेक्चर बना के आपका एक आग जो उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उसको कराने का प्रयास करूंगा। न्यूमेरिकल देखिए ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो उस बेस पर ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल हमें बहुत बड़ा नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ऐसा समझेंगे कि जो फार्मूला बेस हो और शॉर्ट में बन पाए, जिसमें कि ऑब्जेक्ट में हमको जो कि ऑब्जेक्ट दिया हो, कुछ उसमें आंसर निकाल पाएँ और हमको क्या ऑप्शन के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, अगला टॉपिक आपको बात करते हैं सममित ठोस पिंडों का गुरुत्व केंद्र। ठीक है, सममित ठोस पिंडों का गुरुत्व केंद्र। सममित क्या मतलब है, सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज, बहुत ध्यान समझना है। ठोस पिंड की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, गुरुत्व केंद्र की परिकल्पना की जा रही है। अगर यहाँ ज्यामितीय आकृति कोई होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सेंट्रॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आपका सिलेंडर की बात की जाए, आपका क्या है, सिलेंडर मतलब बेलन है पहला। एक मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर का शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। इसकी ऊंचाई मान लिया मैंने, सेंटर से नापने की ऊंचाई क्या मिलेगा, एच ऊंचाई का हमारा सिलेंडर है। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, कैसा, लेटा हुआ सिलेंडर बना दिया जाए।
ठीक है, ये इसकी सेंटर हो गई। अब इसकी क्या, इसको ऐसे लंबाई के फॉर्म में दिखा तो लंबाई मान लीजिए L है, या इसको भी आप H दिखा सकते हैं। ठीक है, इन दो तरीक़ों से हम जो है बेलन को दिखा सकते हैं। तो अब इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करेगा, ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसके सेंटर से ही h/2 ऊंचाई पर काम करता है। मतलब क्या, टोटल हाइट का जो रेखा इसके सेंटर से गुजर रही होगी, सेंटर मतलब क्या हो गया, चाहे ऊंचाई का आधार ले लीजिए, ऊंचाई की एक्सिस पे गुजर रही हो, चाहे लंबाई की एक्सिस पे जो अक्ष आ रहा होगा, उसके सेंटर का क्या मतलब है, h/2 ऊंचाई पर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे चल रहे हैं आधार से ऊपर की तरफ ऊंचाई में चल रहे हैं, तो जितना टोटल हाइट होगा सिलेंडर का, उसकी आधी ऊंचाई पर इसका गुरुत्व केंद्र, जिसे कैपिटल G से दिखाया जाता है, गुरुत्व केंद्र को क्या होता है, कैपिटल G से शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। कैपिटल G यहाँ काम करेगा h/2 पर। अगर ऐसे चल रहा है तो क्या होगा, L/2 पर काम करेगा। क्लियर है, अगर सिलेंडर हमारा लेटा हुआ है तो L/2 पर, अगर हमारा सिलेंडर क्या है, वर्टिकल रखा हुआ है, वर्टिकल पोजीशन में है, तो आधार से या कहीं से भी आप आएंगे, h/2 ऊंचाई पे से गुरुत्व केंद्र कार्य करेगा। गुरुत्व केंद्र कहाँ क्या होता है, डिफिनेशन आपको पहले से क्लियर है। ठीक है, अब गुरुत्व केंद्र क्या हुआ, अब इस बेलन का जो टोटल भार होगा, इसका भार हम W बराबर mg अगर निकाल लें, अगर हमको मास मान लिया कि सिलेंडर का मास द्रव्यमान कितना है, G निकाल लें, G से मल्टीप्लाई करके, G का मान पता होता है सबको, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, भार निकाल लें, तो उस टोटल भार को इस बिंदु पर एक बिंदु भार के रूप में कार्य करता हुआ हम लोग मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि वह बिंदु भार जितना इसका जो टोटल भार है उतना ही बराबर क्या होगा, इफेक्ट हमको जनरेट करके दिखा देगा। ठीक, तो इसका गुरुत्व केंद्र ये हो गया। अगर गोले की बात की जाए, नंबर 2 हमारा स्फीयर है, गोला, ठीक है, स्फीयर है, दिस इज स्फीयर। ठीक है, ये क्या सॉलिड की बात कर रहे हैं, खोखला नहीं है, सॉलिड है, ऊपर लिखा ठोस पिंड, सॉलिड पिंड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक इसका इधर व्यास होगा, एक इसका व्यास ऐसे भी हो सकता है। व्यास क्या है, अनगिनत व्यास है, जो भी ऐसी लाइन जो क्या होगा सेंटर से पास कर रही हो और क्या इसके परिधि के किसी दो बिंदुओं को आपस में मिला रही हो, तो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो क्या होगा, किसी गोले का जो गुरुत्व केंद्र कैपिटल G होता है, वह गोले के केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, ऐसे कहीं चाहे ऐसे क्या करें कि किसी भी गोले का गुरुत्व केंद्र उसके व्यास के केंद्र पर स्थित है। ये व्यास हो गया, ठीक, ये भी व्यास है, इनका सेंटर क्या आएगा, यहीं पे आएगा, तो व्यास के केंद्र पर स्थित होता है। ठीक, या गोले के केंद्र पर स्थित होता है। अगर क्या करें, अब अर्ध गोला ले लें, ठीक है, हेमिस्फीयर, अब गोले को क्या करें, यहाँ से काट दिया जाए, क्या बन जाएगा, ये अर्ध गोला, ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। नंबर 3 केस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, आधा काट दिया, तो अभी क्या सॉलिड था, तो अंदर से आपको क्या होगा, एक ये लाइन तो रहेगी, एक ये चीज़ भी दिखाई देगा, एक ऐसी चीज़ भी दिखाई देगा। इसको ऐसे है, इसको ऐसे देखेंगे तो ये नीचे का जो पोर्शन कटा है वो दिखेगा। अभी इसको मिला दिया, ये इसकी सेंटर वाली लाइन है। ठीक है, ये केंद्र का बिंदु है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r मान लीजिए। ठीक है, ये रेडियस हो गया स्मॉल r, तो कितने पे काम करेगा, ये केंद्र की लाइन है, या यहीं से मान लिया जाए तो यहीं पे काम करेगा कैपिटल G। कितनी ऊंचाई पर, इस ऊंचाई को नापेंगे आप, कितना मिलेगा, 3r/8, कितना, 3r/8। ठीक है, तो किसी अर्धगोले का जो गुरुत्व क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र होता है, वह क्या होगा, समतल के केंद्र से 3r/8 दूरी की ऊंचाई पर कार्य करता है। ये रेडियस हो गया, उसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से भाग दीजिए, और सेंटर का जो केंद्र था उससे उतने ऊपर दूरी तक चले जाइए, तब वो क्या मिलेगा, इसके क्या होगा, अर्धगोले का आपको क्या मिलेगा, गुरुत्व केंद्र कार्य करता हुआ दिखेगा। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर, समतल के केंद्र से 3r/8 दूरी या 8 ऊंचाई पर क्या होगा, हेमिस्फीयर अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट आप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आप हम ले लें कोन। ठीक है, क्या ले लें, कोन। देखिए कैसा कोन, लंब वृत्तीय कोण, लंब वृत्तीय शंकु। ठीक है, क्या शंकु लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे लंब वृत्ताकार शंकु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब वृत्ताकार शंकु, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन।
क्या मतलब इसका मतलब क्या है, सिर्फ कोण क्यों नहीं कहा गया, ये हमारा हो गया कोण, ठीक है। ऐसा ही होता है त्रिभुज की तरह। जैसे आपने देखा होगा रोड बनाने लगते हैं तो जब कुछ एरिया को रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करना होता है तो क्या कहते हैं, रोड पर एक ऐसी आकृति की चीज़ क्या होती है, रोड के किनारे पर लगाते हैं जिससे देखना चलता है कि वहाँ कुछ काम चल रहा है, लोग बगल से निकल जाते हैं, तो वही चीज़ क्या हो गया, कोण हो गया। जैसे आप लोग क्या होगा, आइसक्रीम खाते हैं कोन शेप का, तो क्या अगर सामने देखें तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन क्या होगा, चारों तरफ घुमाएंगे तो पूरा क्या होगा, सॉलिड शेप दिखेगा। तो वो क्या होगा, कोन का मतलब क्या होगा, पूरा सॉलिड है, अंदर से खाली नहीं है, सॉलिड शेप है, ठीक है। तो ये हो गया कोन। तो राइट सर्कुलर क्या मतलब है, ये कोन हो गया, इसमें इसकी ये नीचे वाला हमने दिखा दिया, ये सेंटर लाइन दिखा दिया, क्लियर हो गया। दिस इज हमारा क्या, राइट सर्कुलर कोन है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसलिए क्या लंब रखा है। तो लंब का ऐसा बनाएंगे जहाँ 90 डिग्री आपको दिख रहा हो केंद्र और आधार का जो सेंटर लाइन मिलाएंगे तो वहाँ 90 डिग्री दिखे, तो लंब हो गया। नीचे का क्या, सर्कुलर है, इसलिए वृत्ताकार हो गया, शंकु शेप का इसलिए क्या होगा, शंकु, तो इसलिए लंब वृत्ताकार शंकु रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका रेडियस हो गया, यहाँ से नापेंगे तो मान लीजिए इसकी टोटल ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है, सब सेंटर से नापा जाता है, सेंटर से हमने नाप दिया कि कैपिटल H ऊंचाई पे है, ठीक। तो इसका कहाँ काम करता है, इसको यहाँ उठाएंगे तो यहाँ जब चुना शुरू करेंगे तो यहाँ कार्य करेगा। तो ये ऊंचाई कितनी होती है, h/4 होती है, ठीक है। टोटल ऊंचाई को जब चौथाई कर दें, 4 से भाग दे दें, तो वहाँ पर क्या होगा, कैपिटल G कार्य करता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो किसी लंब वृत्ताकार शंकु का गुरुत्व केंद्र, ठीक है, गुरुत्व केंद्र उसके आधार से h/4 दूरी पर, उसके क्या आधार से h/4 दूरी पर या ऊंचाई पर कार्य करता है, क्लियर। तो इतनी आपके बेसिक जो है शेप्स का आपको जो है सॉलिड शेप्स का देखना था, ठीक है। अब अगला हेडिंग रहेगा किसी ठोस पिंड का किसी ठोस पिंड का किसी ठोस पिंड का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, तो किसी ठोस पिंड में क्या होगा, केंद्रक निकालेंगे या गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। तो जो सममित आकृतियाँ होती हैं तो उनका क्या होता है, दोनों जो पॉइंट होता है गुरुत्व केंद्र और जो आपका होता है परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र या केंद्रक, ये जो सममित आकृतियाँ होती हैं, जैसे गोला है, ठीक है, इसको अगर ऐसे काटा जाए तो इधर जितना भाग आएगा उतना ही भाग इधर आएगा, अगर इसको ऐसे काटा जाए तो जितना भाग नीचे उतना भाग ऊपर। तो ऐसी जो आकृतियाँ बनती हैं कि अगर उनको हम क्या करें, वर्टिकली काटें या हॉरिजॉन्टली काटें तो उनमें क्या बराबर बराबर हिस्सा बढ़ जाए, तो ऐसा जो शेप होता है आकृति उसको कहते हैं सममित, सिमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सममित आकृतियाँ होती हैं उनका जो गुरुत्व केंद्र होता है और केंद्रक होता है तो वो सबका लगभग एक ही बिंदु पर कार्य करता है सममित आकृति में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठोस पिंड के गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ज्ञात करने का जो है निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ले लिया हमने एक x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, दिस इज x y एंड दिस इज x। अब यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, किसी भी शेप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, जनरल शेप का ले लिया। अब मान लिया कि इसमें ये कई स्मॉल जो है, इसका मान लिया कि बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है, मान लिया M1 है, एक इसका M2, M3, M4, ये क्या है, मान लिया कई छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हमने 4 पार्टिकल ले लिया है, ठीक है, ये असंख्य पार्टिकल से मिलकर बना, आप जानते हैं, मेरे 4 को हम दिखा रहे हैं, ठीक। तो क्या हुआ, सब पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का मास M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3, उसका M4, तो ऐसे हमने मान लिया है, क्लियर। अब मान लिया कि जो हमारा ये टोटल ऑब्जेक्ट है, इसका जो गुरुत्व केंद्र है कैपिटल G, इस टोटल का, वो मान लिया इस बिंदु पर जो है कार्य कर रहा है कैपिटल G, ठीक है। इस टोटल ऑब्जेक्ट का G यहाँ पे काम कर रहा है और अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब क्या होगा, इन सब की दूरियाँ दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे ये क्या, कि जब हम इस एक्सिस पर डिस्टेंस नापते हैं, जैसे कि यहाँ का डिस्टेंस नापा जाए, ये लाइन ले लिया जाए, अगर हम ये नापेंगे कि y से अगर हम x दिशा में चल रहे हैं तो ये कितनी दूरी पर है,
ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो हम x में मूव करें तो इसका नाम भी क्या होगा, x की तरह ही होगा। तो ये क्या होगा, इसको x बार से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर y में नापेंगे, y में क्या हो जाएगा, y दिशा में, तो इसको क्या कहेंगे, y बार। नाप रहे हैं x लेकिन चल रहे हैं y की दिशा में, तो डिस्टेंस y बार। नाप रहे हैं y एक्सिस लेकिन चल रहे हैं x की दिशा में, तो डिस्टेंस x बार। तो ऐसे सबका नाप लेते हैं। m1 का कितना हो जाएगा, x1, m2 का x2, x3 एंड x4, ठीक है। ये हो गया m2 का, x3, ठीक, और ये हो गया आपका x4। सबका डिस्टेंस दिखा दिया। टोटल g का डिस्टेंस हो गया x बार y बार, और अलग अलग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, x1, x2, x3, x4। क्लियर, ये चीज़ हमें दिखा दी। अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि निश्चित क्षेत्रफल का एक पटल है और यह असंख्य कणों से मिलकर बना, पहले बता दिया ये बात मैंने, ठीक है। और सबका द्रव्यमान m1, m2, m4 है, और इनके गुरुत्व केंद्र के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं किसी प्लेन में रखा हुआ है, किसी चतुर्थांश में, किसी प्लेन में है, ठीक है, तो उसका सटीक स्थिति बताने के लिए क्या करते हैं, निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऐसे मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, पूछे ये कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि यह क्या है, यह मान लिया लिख देंगे कि 5,10 पर है। इसका क्या मतलब है, इस निर्देशांक का क्या मतलब है कि अगर आप x दिशा में चलेंगे तो x आपको 5 जाने पर मिल जाएगा ये ऑब्जेक्ट, और y पे चलेंगे तो 10 जाने पर आपको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। y बराबर 10 है, क्यों, अगर ऐसे नापेंगे डिस्टेंस आके तो कहेंगे ये x बराबर 5 दूरी पर है, y बराबर 10 दूरी पर है। तो ये जो शो करता है स्थिति, इसके लिए क्या करते हैं, निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। तो अब इनके निर्देशांक लिख लेंगे क्या क्या है। असंख्य कणों से मिलकर बना है, सबका मास लिख दिया, m1, m2, m3, m4, सबकी दूरियां दिखा दी। अब इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मान लेंगे ये क्या होगा, ये ओरिजिन होता है, इसको ओ से दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लिया इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके जो आपका द्रव्यमान m1, m2, m4 सब हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या, बिंदु ओ से क्रमशः क्या है, x1, y1। कहने का मतलब क्या है, ये x1 दूरी पर, इधर से y1 दूरी पर, जैसे इसको दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे x1 नापे हैं तो ऐसे क्या होगा, y1, दूसरे का x2, y2, तीसरे का x3, y3, चौथे का x4, y4। आप ऐसे बहुत सारा ले सकते हैं, ठीक है। आप 510 जितना लेना, जो असंख्य बना है हमने यहाँ 4 को एज्यूम किया है, ठीक है, x3, y3, x4, y4 ये हो गए। इस ऑब्जेक्ट का पूछा m1 कहाँ पे है, तो आप कहेंगे x1, y1 पर। क्या मतलब कि x एक्सिस पर आप x1 डिस्टेंस जाइए, y पर y1 डिस्टेंस जाए, आपको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे x पर हम आएंगे, चले आएंगे 5, यहाँ पे x1 डिस्टेंस 5 चल लिया, फिर यहाँ खड़े होकर y की दिशा में 10 चल लेंगे, पहुँच जाएंगे m1 दूरी तक, अगर सटीक आंसर पता हो। तो यहाँ पे x1, y1 की वैल्यू क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो गया निर्देशांक इसके, ठीक है। अब क्या दिखाया, माना जो संपूर्ण हमारे ऑब्जेक्ट या पटल है उसका द्रव्यमान कैपिटल M है, ठीक है, द्रव्यमान कैपिटल M है, और इसका फिर भार क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये सब बातें आपके PDF में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र क्या है, कैपिटल G है, दिखा दिया है, ठीक है। और इसके निर्देशांक क्या है, तो ये दिखा हुआ है x बार y बार है, ठीक है। ये सब m1 m2 के लिए था। अब ये किस लिए है, ये टोटल पटल का जो मास हमने माना कैपिटल M, इसका भार mg हो गया, और इसके निर्देशांक क्या हो गए, x बार और y बार। क्लियर, x बार एंड y बार ये हो गए इसके पूरा। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका आघूर्ण, ठीक है। तो पटल के माने किसी रेखा पर लगे हुए संपूर्ण आघूर्णों का अगर बीजगणितीय योग क्या देखा जाए तो उस रेखा पर जो भी परिणामी का आघूर्ण होगा उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है आपका, बल गुणे लंबवत दूरी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आघूर्ण मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास इंटू डिस्टेंस निकाल के हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर हम जो हमारी रेखा ये ओ आई है, इसके पर अगर आघूर्ण निकाला जाए तो हम क्या करें, अगर कोई सीधी रेखा ले ली जाए या कोई रेखा ले ली जाए तो उस रेखा पर जितने बल लगे हुए हैं सभी का आघूर्ण, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टोटल बल है या टोटल जो मास है उसका, और उसमें
उसके डिस्टेंस का अगर आघूर्ण निकाला जाए तो क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, इसका जो मोमेंट आएगा बड़े वाले का, टोटल का मोमेंट, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, इन सभी छोटे छोटे मोमेंट के क्या होगा, समेशन के बराबर होगा, बीजगणितीयों के बराबर होगा। ठीक है, सारे का अगर जोड़ा जाए, समेशन का चिन्ह का मतलब है सबको जोड़ना है, मतलब M1 M2 M3 M4 सबका निकाला जाए और क्या हो, बड़े वाले का निकाला जाए, मतलब क्या है, M1 M2 M3 M4 का निकाला जाए क्या, मोमेंट, ठीक है, और कैपिटल M का निकाला जाए तो आपस में क्या आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। यही क्या है, आघूर्णों का सिद्धांत भी यही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, OI पर आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, इस रेखा पर OI लेंगे, डिस्टेंस नापने क्या करेंगे, इस रेखा से डिस्टेंस नापेंगे। आइए नापते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, OI पर आघूर्ण लेने पर, ठीक है, OI पर आघूर्ण लेंगे क्या हो जाएगा, बड़े वाला ऑब्जेक्ट का M है, M और दूरी कितनी है, x बार, M इंटू एक्स बार हो गया, बराबर क्या हो गया, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 प्लस डॉट डॉट जितने हों चले जाएंगे। ये क्या हो गया, इन टोटल का M1 का जितना टोटल का मोमेंट है, M1 इंटू डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितनी है, x1 x2 x3 x4, ठीक है, बड़े वाले का M इंटू एक्स, डिस्टेंस कितनी है, x बार, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, ये हो गया। अब यहाँ से x बार निकाल लेंगे, x बार कितना हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट डॉट अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल M। ठीक, इसको क्या कह सकते हैं, समेशन ऑफ M इंटू एक्स अपॉन कैपिटल M, ये हो गया x बार। क्लियर है। अगर इसी प्रकार OI की पर्सन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा M इंटू वाई बार, और इन सब का डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, ऊपर की तरफ, ऐसे दिखाने का मैं कोशिश करूँ, अगर M1 का दिखाएंगे ऐसे करके यहाँ लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, Y1, M2 का Y2, M3 का Y3 हो गया और इसका Y4 हो गया। ऐसे इसका दिखा लेंगे तो इसका सेम क्या बन जाएगा, y बार बराबर, इसको ऐसे ही पर निकालेंगे, M इंटू वाई बार बराबर M1 Y1 प्लस M2 Y2 पूरा लिखेंगे, तो इसको फिर ऐसे लास्ट में क्या करेंगे, समेशन ऑफ MY अपॉन कैपिटल M, तो ये हो गया x बार y बार निकालने का फार्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, उसके अंदर कोई बता देंगे कि इतने जो है पार्टिकल्स हैं, इतनी इतनी x बार y बार दूरियाँ हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का गुरुत्व केंद्र की स्थिति बताइए। कहने मतलब क्या है, हमको x बार और y बार निकालना रहेगा। क्यों, हम x बार निकाल लेंगे, कहेंगे x डिस्टेंस इतना चलिए, y बार में इतना डिस्टेंस जाइए, तो आपको क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का गुरुत्व केंद्र मिल जाएगा इतनी दूरी पर, या इस चतुर्थांश में, इसमें क्या है, हमारा इस प्लेन में, यहाँ पर इसका जो है अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका गुरुत्व केंद्र इस इतने बिंदु पर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो सबका क्या करेंगे, इसी प्रकार से निकाल के समेशन करके इस फॉर्मूला का प्रयोग करके x बार y बार निकाल लेंगे। ठीक है, इसी ये क्या हो जाएगा, केंद्र है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन आया था आपका पटल, तो हम समझेंगे पटल या एक समान पटल मतलब क्या, सिमेट्रिकल पटल क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई हमारे पास कोई सिंपल सा लेमिना मतलब पटल दिया है, कुछ लेमिना है, तो अगर वो एक समान कब होगा, मान लीजिए अगर ऐसा कोई पटल है जिसके समान क्षेत्रफल में स्थित कणों का भार भी क्या हो, समान हो। क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर कोई लेमिना है, कोई पटल है, ठीक है, इसका समान क्षेत्रफल, कुछ क्षेत्रफल की हम बात कर लें, ठीक है, जो समान क्षेत्रफल हो, जैसे ये क्षेत्रफल हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया, इनका क्षेत्रफल के आपस में बराबर है। मान लिया कुछ क्षेत्रफल है तो ये आपस में बराबर दिख रहा है, तो समान क्षेत्रफल में स्थित जो कण है, यहाँ पे जो भी कण होंगे, डॉट 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 जितने कण हो गया, इसका जो भार होगा, इनका आपस में भार भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो समान क्षेत्रफल में स्थित कणों का भार भी जो समान होता है, तो ऐसे कोई लेमिना को एक समान पटल या एक समान सिमेट्रिकल लेमिना जो है कहा जाता है। ठीक है, तो लेक्चर आपका जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे का हो गया है, तो बचे हुए जो ये हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में जो है पूरा हो जाएगा। 2 टॉपिक बचे हुए, 2-3 टॉपिक और ये पूरा हो जाएगा, फिर एक आध छोटे क्वेश्चन निकलना है तो बता दूंगा आपको, आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।